तीफी भट्ट साहब की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हूँ और उनके करीबी साथी हमारे साथ मौजूद हैं। तय तो है कि भैया हमारे हमसाए थे, इनके जो ज़ाती मामला थे वो तो ठीक था अपनी जगह, लेकिन ये नहीं पता था कि अचानक इनकाउंटर इनका हो जाना। तीफी भट्ट साहब जो दुनिया के लिए एक नाम रखते थे, लाहौर में 40 साल जिस शख्स ने राज किया हो, जिसके नाम का डंका बजता हो, और वो शख्स अपने मोहल्लेदारों के साथ कैसा था। और मोहल्ले में इन्होंने कभी किसी को ऐसा मेरा ख्याल तंग नहीं किया था, बल्कि भट्ट साहब के पास जो जाता था उसकी हेल्प भी करते थे, लेकिन वो अपने काम में मगन रहते थे, किसी से कोई बात शेयर भी नहीं करते थे। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। तीफी भट्ट साहब की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हूं और उनके करीबी साथी हमारे साथ मौजूद हैं। उनके मोहल्लेदार भी हैं, उनके दोस्त भी हैं और उनके बच्चों के दोस्त भी हैं। इनसे बात करेंगे कि बीइंग अ नेबर कितना बड़ा लॉस है इनके लिए। तीफी भट्ट साहब जो दुनिया के लिए एक नाम रखते थे, लाहौर में 40 साल जिस शख्स ने राज किया हो, जिसके नाम का डंका बजता हो, और वो शख्स अपने मोहल्लेदारों के साथ कैसा था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मियाँ हसन जी। मियाँ हसन। मियाँ हसन साहब। मियाँ साहब, आपका कितना पुराना ताल्लुक है तीफी भट्ट साहब की फैमिली के साथ? मैं बाई बर्थ यहाँ पे रह रहा हूँ, भट्ट साहब को मैं बाई बर्थ से ही देख रहा हूँ इधर। माशाल्लाह, कितनी उम्र है सर आपकी? मेरी 42-43 एज यानी होगी। कि 42 साल आपका ताल्लुक है तीफी भट्ट साहब के खानदान के साथ। ताल्लुक इस तरह है कि हमारे हमसाए हैं, हमने हमसाए का जो एक रिश्ता होता है उस नज़रिए से इनको देखा है, और मोहल्ले में इन्होंने कभी किसी को ऐसा मेरा ख्याल तंग नहीं किया था, ना कोई मोहल्ले वालों की कंप्लेन थी कि भट्ट साहब, बल्कि भट्ट साहब के पास जो जाता था उसकी हेल्प भी करते थे। जी जी। जी। अच्छा हसन भाई, ये बताएं कि मोहल्लेदार के बड़े करीबी हकूक़ होते हैं, क्योंकि आपने ज़्यादातर वक्त जो है मोहल्लेदारों के साथ गुजारना होता है। बीइंग अ नेबर कितने आपके साथ फ्रेंडली थे, किस तरह का उनका बर्ताव था? उनके तीफी भट्ट एक नाम रखते थे। भट्ट साहब चूँकि सिक्योरिटी का मामला था, बाहर नहीं निकलते थे, बहुत कम निकलते थे। लास्ट टाइम इनको मैंने देखा जब ये इनकी ओन चौधरी का इलेक्शन था, उस दौरान ये उन्होंने बड़ी भरपूर उसकी कंपेन की थी, उस दौरान मुझे नज़र आते थे, उस दौरान मेरी हेलो वाले भट्ट साहब से हुई थी। शक्ल से हमें काफ़ी वो गुस्से वाले लगते थे, हकीकत में नहीं क्या नहीं, वो इस तरह के थे? शक्ल वो गुस्से वाली नहीं लगते थे, लेकिन वो बात कभी कभी जॉली भी करते थे, लेकिन वो अपने काम में मगन रहते थे, किसी से कोई बात शेयर भी नहीं करते थे। जो उनके बारे में एक तासुर था ये कि जनाब वो एक बड़े सख्त गीर मजाज के हैं, उनकी एक कॉल पे फ़लाँ से फ़लाँ काम हो जाता है। क्या आपको इस अरसे 30-35 साल में उनमें कुछ ऐसा नज़र आया कि वो बंदा इतना असर रसूल रखता होगा कि किसी शख्स को किसी भी जगह कुछ भी करवा सकता होगा? मेरा नहीं ख्याल, मोहल्ले में तो हमने उनको कभी ऐसा नहीं देखा। ये साथ में सब घर भट्ट साहब ने खरीद लिए थे, ये सब आमने सामने जो घर हैं ये सब भट्ट साहब ने खरीदे हुए हैं। किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की, बल्कि लोगों ने ये कहा जो भट्ट साहब से जो जो मार्केट रेट था वो हमें मिला। अच्छा, वो शख्स जिसने 40 साल गुजारे हों, उसकी अचानक जब आपको सुबह खबर मिली, वो उस वक्त सदमा क्या कैफियत थी ये जो आपकी? होता है तो है कि भैया हमारे हमसाए थे, इनके जो ज़ाती मामला थे वो तो ठीक था अपनी जगह, लेकिन ये नहीं पता था कि अचानक इनकाउंटर इनका हो जाना। ये पता था कि ट्रायल शरायल इनका होगा, क्योंकि केस चल रहे हैं इनके, तो वो अपने ट्रायल के बाद कोई इंजाम पे पहुँचेंगे। उनके माशाल्लाह कितने बच्चे हैं और इस वक्त कहाँ पे हैं वो? बच्चे और ये लोग सब बाहर हैं, ये दुबई में होते हैं, यहाँ पे कोई भी नहीं। जब से ये मर्डर बलाज का हुआ ना तब से इधर आया ही नहीं कोई था। आपको लग रहा है कि जनाब इंसाफ मिल पाएगा उनकी फैमिली को, जैसे उनके बड़े भाई ख्वाजा अजहर गुलशन ने कहा है कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे? इसके बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता, इंसाफ का अब क्या मिलना है, मतलब इनका भी मर्डर हो गया, वो जो इनके मुखालिफ थे उनके भी मर्डर हो गया, अब क्या इंसाफ रह गया पीछे। थैंक यू सो मच।